आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम, जो कि बात करती है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में। देखिए, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था। यह वीडियो पत्नी के लिए बनाया गया था कि जब एक पत्नी के साथ पति और उसके घर वालों द्वारा मारपीट या दहेज की मांग हो तो वह किस प्रकार 498A आईपीसी का केस दर्ज करा सकती है और किस प्रकार अपने पति से सीआरपीसी 125 या धारा 12 डीवी एक्ट के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है। लेकिन अब ये जो वीडियो है ये पति के लिए है कि जब पत्नी उसके ऊपर 2 केस कर दे 498A और 125 सीआरपीसी का भरण पोषण के लिए, तो पति के पास उसमें क्या रेमेडी है, वह किस प्रकार उसमें अपना बचाव कर सकता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। आमतौर पर देखा जाता है कि जब पति और पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है तब पत्नी द्वारा पति व उसके परिवार वालों के विरुद्ध 3 प्रकार के केस दर्ज किए जाते हैं। तो जब भी झगड़ा होगा पति पत्नी के बीच में तो पत्नी यहां पर 3 केस करेगी। एक धारा 498A आईपीसी भारतीय दंड संहिता का, यह केस क्या है, पति व उसके परिवार वालों के ऊपर किया जाता है। और यह धारा किस लिए है, इसमें पत्नी थाने जाकर शिकायत करती है कि पति व उसके घर वाले जैसे सास ससुर या पति के भाई बहन, ये सभी क्या है, दहेज की मांग करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस शिकायत पर से पुलिस क्या है 498A में FIR दर्ज कर देगी। अब आप सभी जानते हैं कि नए कानून लागू हो गए हैं, तो 498 क्या हो गया है, 85 हो गया है सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का। 1 जुलाई से जो भी FIR होंगी दहेज की मांग के लिए वो धारा 85 में दर्ज की जाएंगी। इसी प्रकार दूसरा केस जो पत्नी करेगी वह रहेगा 125 दंड प्रक्रिया संहिता CRPC का। यह केस होता है भरण पोषण के लिए। पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग करती है, जीवन यापन के लिए, इलाज के लिए, जो भी खर्चे हैं उसके लिए। तो यह सेक्शन 125 भी चेंज हो गया है 144 में। और तीसरा केस जो पत्नी करेगी वह रहेगा धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। जब पत्नी के साथ क्रूरता की गई हो पति व उसके परिवार वालों द्वारा, तो पत्नी द्वारा क्या है 3 केस दर्ज किए जाते हैं। इस प्रकार 498A आईपीसी के तहत पति व उसके परिवार वालों के ऊपर क्रिमिनल केस चलता है। इसी प्रकार धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी अपने पति से भरण पोषण की मांग करती है, तथा धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत भी पति के ऊपर पत्नी द्वारा क्रूरता का केस चलाया जाता है, जो कि परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास के माध्यम से दर्ज कराया जाता है। ऐसी स्थिति में पति को 3 अलग अलग केसों में हर महीने पेशी पर कोर्ट आना पड़ता है और पति के परिवार वालों को भी 498A आईपीसी के केस में पेशी के दिन कोर्ट आना पड़ता है। पति को नौकरी से छुट्टी लेने में भी समस्या आती है और परिवार के अन्य सदस्य जैसे कि वृद्ध माँ बाप या फिर भाई बहन भी कोर्ट के चक्कर काटते हैं। तब ऐसी स्थिति में पति के पास पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए इन सभी केसों से बचने का एकमात्र रास्ता होता है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9, जो कि बात करती है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के बारे में। दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का मतलब होता है पति पत्नी के रिश्ते को फिर से जोड़ना या अधिकारों को फिर से स्थापित करना। दाम्पत्य शब्द की उत्पत्ति हुई है दंपति से। दंपति का अर्थ होता है पति पत्नी का जोड़ा, और दाम्पत्य का अर्थ क्या होता है, विवाह की अवस्था, अर्थात वैवाहिक अवस्था। वैवाहिक अवस्था किसकी होती है, पति पत्नी की होती है जब विवाह हो जाता है। यह अवस्था किसी प्रकार की भी हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, खुशी की हो सकती है, दुख की हो सकती है, किसी भी प्रकार की अवस्था, लेकिन वह अवस्था क्या है, पति पत्नी की अवस्था ही होनी चाहिए। और पुनर्स्थापना का अर्थ होता है फिर से स्थापित करना, दोबारा या नए सिरे से बसाना। तो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का अर्थ पति पत्नी की वैवाहिक अवस्था को फिर से स्थापित करना या नए सिरे से बसाना, शुरू करना। अब आइए जरा सेक्शन भी देख लेते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। जबकि पति या पत्नी ने अपने को दूसरे के सहचर से किसी युक्ति युक्त प्रति हेतु के बिना प्रत्याहत कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए जिला न्यायालय में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा। अर्थात जब पति हो या पत्नी हो, इनमें से कोई एक दूसरे के साथ किसी को सहचर से
साचर का अर्थ होता है साथ, संग। तो साचर अर्थात साथ से किसी युक्ति युक्त प्रतिहेतु का अर्थ होता है किसी उचित कारण के बिना, युक्ति युक्त प्रतिहेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया हो। प्रत्याहृत का अर्थ होता है अलग कर लेना। तो जब पति या पत्नी में से किसी ने दूसरे के साथ संग रहने से बिना किसी कारण के अलग कर लिया हो, तब व्यथित पक्षकार अर्थात पीड़ित पक्षकार, भले ही पति हो या पत्नी हो, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए अर्थात जो पति पत्नी के अधिकार हैं उनको फिर से स्थापित करने के लिए जिला न्यायालय में अर्थात जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश में अर्जी द्वारा आवेदन कर सकेगा। और न्यायालय ऐसी अर्जी में किए गए कथनों के सत्य के बारे में तथा इस बात के बारे में कि उसके लिए कोई वैध आधार नहीं है कि आवेदन मंजूर क्यों न कर लिया जाए, अपना समाधान हो जाने पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगी। मतलब कि कोर्ट ऐसी अर्जी अर्थात आवेदन पर कि उसमें जो बातें लिखी हैं वह सत्य है नहीं है, तथा इस बात के बारे में कि कोई वैध आधार है या नहीं है उसे खारिज करने का इस आवेदन को। मान लीजिए पति आवेदन लगा रहा है और पत्नी बाद में सिद्ध कर देती है कि ये मारपीट करता है, बहुत बुरा मारता है, ये मेडिकल रिपोर्ट है मेरे पास। तो यदि ऐसा कोई समाधान हो जाता है कोर्ट का कि यार ये आवेदन तो मंजूर करने लायक नहीं है, पत्नी की अलग रहने में ही भलाई है, तो कोर्ट उसमें ऐसा फैसला भी दे सकता है। लेकिन यदि कोर्ट का समाधान हो जाता है कि पति द्वारा कोई हिंसा नहीं की जा रही है, पत्नी बिना किसी कारण के ही अलग रह रही है, ये सिद्ध हो जाता है, तो फिर कोर्ट क्या है, ऐसे आवेदन अर्थात अर्जी पर दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन डिक्री कर सकेगी, अर्थात उसमें डिक्री प्रदान कर सकेगी। जिसको निर्णय और डिक्री के बारे में ना पता हो वो ये वीडियो भी देख सकता है। निर्णय क्या है, पूरे केस का सार होता है, उसमें हर एक चीज लिखी होती है। और डिक्री क्या है, उसका छोटा रूप होती है। डिक्री में क्या है, जीतने वाले के अधिकार लिखे होते हैं कि जीतने वाले को क्या मिला, हारने वाले को क्या मिला, क्या खोया। तो डिक्री क्या है, पूरे निर्णय का सार होती है। तो पति या पत्नी में से कोई अलग रह रहा है बिना किसी कारण के, तो पीड़ित पक्षकार अर्थात व्यथित पक्षकार क्या है, इस धारा 9 के तहत जिला न्यायाधीश की कोर्ट में आवेदन कर सकता है। भले ही पति हो या पत्नी हो, कोई भी कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पे क्या है, पति की साइड से आवेदन दर्ज किया है। अब पति क्या कोर्ट में बोलेगा कि साहब बेफालतू मायके में रह रही है, मेरे ऊपर झूठे केस कर रही है, मेरी औकात नहीं है पैसे देने की, हर महीने भरण पोषण मांग रही है मेरे से और बिना किसी कारण के अलग रह रही है मुझसे। तो इसको समझाया जाए और इससे बोला जाए कि मेरे साथ आकर मेरे घर पर रहे। और यदि पत्नी आवेदन लगाती है तो पत्नी क्या बोलेगी कि साहब इस पति ने मुझे बेफालतू में घर से निकाल दिया है, अब मैं मायके में अपने पिता के पास आश्रित हूं, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। इस पति को समझाया जाए कि मुझे अपने साथ रखे। लेकिन हम क्या यहाँ पे पति की साइड लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार आवेदन लगा सकते हैं आप। और इसका स्पष्टीकरण क्या है, जरा आइए देख लेते हैं। जहां यह प्रश्न उठता है कि क्या साचर के प्रत्याहरण के लिए युक्ति युक्त प्रतिहेतु है, वहां युक्ति युक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जितने साचर से प्रत्याहरण किया हो। अर्थात जब प्रश्न उठता है यह वाला कोर्ट के सामने कि क्या साचर के प्रत्याहरण अर्थात साथ रहने से अलग कर लिया है, मना कर दिया है, तो इसके लिए युक्ति युक्त प्रतिहेतु है अर्थात कोई उचित कारण है। तो इस उचित कारण को सिद्ध करने का भार किसके ऊपर होगा, पत्नी के ऊपर होगा, पति के ऊपर नहीं होगा। पति ने तो आवेदन लगा दिया कि ये बिना किसी कारण के अलग रह रही है। अब सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है, पत्नी के ऊपर है। अब पत्नी तू बता दे कि अलग क्यों रह रही है, क्या कारण है तेरे पास, कोई युक्ति युक्त प्रतिहेतु है, कोई उचित कारण है। एक बात और बताना चाहूंगा कि ये हिंदू विवाह अधिनियम का केस क्या है, सिविल प्रकृति का होता है। सिविल केस में एक पॉइंट चलता है, इसको नोट कर लीजिएगा, लाइफ टाइम काम पड़ने वाला है, खासकर जूनियर एडवोकेट्स, कि वादी को अपना दावा अपनी सामर्थ्य से सिद्ध करना होता है, वह प्रतिवादी के दौरबल्य का लाभ नहीं ले सकता। अर्थात जो केस लेकर आया है उसे ही सिद्ध करना पड़ेगा। सिविल केस की बात कर रहा हूं मैं कि जो केस लेके आया है उसे ही सिद्ध करना होगा। जैसे वादी ने वाद दायर किया तो यह भार वादी के ऊपर है कि वो अपने केस को सिद्ध करे, वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए कोई वसीयत के आधार पर केस लेके आया तो उस वसीयत की सत्यता को सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है, वादी के ऊपर है। अब प्रतिवादी के पास कोई वसीयत नहीं है तो उसके ऊपर कोई भार नहीं है कि वो सिद्ध करे, जो केस लेके आया है उसे ही सिद्ध करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस पॉइंट पर हर साल 3 से 4 जजमेंट देने ही देने हैं। लेकिन जब बात आती है हिंदू विवाह अधिनियम की तो इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें जिसने केस लगाया है उसे सिद्ध नहीं करना, जिसके ऊपर केस लगाया है उसे सिद्ध करना है। जैसे यहां पे पति ने केस लगा दिया
तो सिद्ध करने का भार किसके ऊपर है? पत्नी के ऊपर है कि पत्नी बताओ तुम अलग क्यों रह रही हो, तुम्हारे पास कोई उचित कारण है अलग रहने का, तो सिद्ध कर दो तुम पत्नी। तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो केस किए जाते हैं उनकी प्रकृति भी क्या है? सिविल प्रकृति होती है। लेकिन उल्टा हो जाता है, सिद्ध करने का भार क्या है? सामने वाले के ऊपर आ जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जिला न्यायाधीश की कोर्ट में केस दर्ज करने से पहले हमारे सामने दो स्थितियां बनती हैं। आइए जरा देख लेते हैं। पहली स्थिति क्या बनती है कि जब पत्नी ने 498A और 125 भरण पोषण का केस ना किया हो, मतलब कि अभी पत्नी ने केस नहीं किया है, वो बस क्या है मायके जाकर रहने लगी है, छोड़ के चली गई। जब पत्नी द्वारा कोई केस ना किया गया हो, सिर्फ पति से अलग मायके में रह रही हो, तो सबसे पहले पति को पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत करनी होती है। इस शिकायत पर से पुलिस पत्नी को नोटिस जारी करके एक निश्चित दिन परामर्श केंद्र बुलाती है। अब यहां पर भी दो स्थितियां बनती हैं। पति गया पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में, वहां शिकायत कर दी कि ये पत्नी अलग रह रही है, छोड़ के चली गई मुझे, इसको समझाइश दी जाए कि मेरे साथ आकर रहे, बिना किसी कारण के भग गई है। और कारण है तो कारण लिख दीजिएगा कि अलग रहने का बोलती है माँ बाप से, अलग घर बनाओ, अलग रहो, घर का काम ऐसे करना नहीं होता, काम करने का बोलो तो लड़ती है, आत्महत्या करने की धमकी देती है। तो इस प्रकार की शिकायत क्या है? पति पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में करता है। तो पुलिस क्या है? पत्नी को नोटिस जारी करती है कि आओ पत्नी, परामर्श केंद्र आओ, तुम्हें समझाते हैं हम जरा अच्छे से। अब जैसे ही पुलिस क्या है नोटिस जारी करेगी, यहां पर भी दो स्थितियां बन जाएंगी। पहली है कि पत्नी बुलाए गए दिन पर परामर्श केंद्र में उपस्थित अर्थात हाजिर हो जाए। यदि पत्नी उस दिन परामर्श केंद्र आ जाती है तो पुलिस पति और पत्नी को समझाती है कि बातचीत से समस्या सुलझाओ, आपस में अच्छे से रहो, जो भी मनमुटाव है तुम्हारे अलग कर लो, जीवन भर साथ रहना है। इस प्रकार क्या पुलिस समझाती है। अब पत्नी मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो क्या ही कर सकते हैं। अब दूसरी स्थिति क्या बनती है कि पत्नी को कई बार नोटिस भेजने के बाद भी वह परामर्श केंद्र में उपस्थित नहीं होती, तो पुलिस कहती है पति से कि पुलिस परिवार परामर्श केंद्र का काम केवल पति पत्नी को समझाने का है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, अब हमारे हाथ बंधे हुए हैं, आपको रिलीफ चाहिए तो आप कोर्ट में जाइए। भाई उसका नाम ही है पुलिस परिवार परामर्श केंद्र। वहां पर क्या है? सिर्फ समझाइश दी जाती है कि आपस में अच्छे से रहो। परामर्श केंद्र की स्थापना इसीलिए की गई है कि पुलिस क्या है इसमें इंटरफियर करे पति पत्नी के मामले में और उन्हें समझाए, जिससे क्या है घर टूटने से बच सके। अब यहां पे पुलिस क्या डंडे लट्ठे नहीं चलाएगी कि पति साथ नहीं रह रही तो पति को दिए, पत्नी साथ में नहीं रह रही तो उसको दे दिए, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। वहां पे बस वो प्यार से समझाते हैं आपको, अब रहना हो तो आपकी मर्जी, न रहना हो तो आपकी मर्जी, समझा के वो क्या हट जाएंगे साइड में, उनका काम खत्म हो जाता है। नहीं मान रहे तो पीड़ित पक्षकार से कह देंगे, यहां पे पीड़ित कौन है? पति है, तो पति से बोल देंगे भैया हमारे हाथ बंधे हुए हैं, अब तुम कोर्ट चल जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपके पास रास्ता खुल जाता है जिला न्यायाधीश की कोर्ट में जाने का, धारा 9 का आवेदन दायर करने के लिए। पहली स्थिति हमने देखी थी कि जब पत्नी केस ना करे, और दूसरी स्थिति क्या बनती है कि जब पत्नी 498A दहेज प्रताड़ना का और 125 के तहत भरण पोषण का केस दायर कर दे आपके खिलाफ। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? यदि पत्नी ने 498A आईपीसी, 125 सीआरपीसी आदि के केस कर दिए हों, ऐसी स्थिति में भी पति को पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में शिकायत करनी चाहिए, फिर कोर्ट में जाना चाहिए। मतलब ऊपर की स्थिति जब पत्नी ने केस ना किए हों ये दोनों, और दूसरी स्थिति में भी आपको पुलिस परिवार परामर्श केंद्र पहले जाना ही जाना है, क्योंकि इससे यह सिद्ध होगा कि पति द्वारा रिश्ते को बचाने और सुधारने के लिए हर प्रयास किया गया, पत्नी ही नहीं मान रही। यदि इस शिकायत पर से भी पत्नी पुलिस परामर्श केंद्र में हाजिर नहीं होती या फिर हाजिर होकर साथ रहने को तैयार नहीं होती, तो अंततः पति के पास यह रेमेडी अर्थात उपचार है कि वह जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन पत्र दायर करे। यह धारा 9 बताती है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, अर्थात पति पत्नी के दाम्पत्य अधिकारों को फिर से स्थापित करना, या फिर कह सकते हैं कि रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए आवेदन दायर करना, या फिर यह भी कह सकते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते को जोड़ना। कई लोग क्या तलाक की सोचते हैं कि डायरेक्ट तलाक मिल जाए, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत इतना आसान नहीं है तलाक लेना, इसलिए शादी सोच समझ के करना, तलाक लेने में पसीने छूट जाएंगे नहीं तो। खैर लास्ट में वह भी बताऊंगा मैं कि इसके बाद तलाक की प्रक्रिया कैसे चालू होती है। अभी हम इस पे फोकस करते हैं धारा 9 पर। आइए आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमने समझा बेसिक सेक्शन क्या होता है, स्थितियां क्या बनती हैं, शिकायत कहां करनी है। अब यहां से शिकायत करने के बाद मेन स्टोरी चालू होती है हमारी कोर्ट जाने की,
कि कोर्ट आप कैसे जाएंगे। पति को अपने अधिवक्ता से अर्थात एडवोकेट से मिलकर पूरी घटना बतानी होती है कि शादी कब हुई, शादी कहां से हुई, उसके बाद कितने समय तक साथ साथ रहे, विवाद कब और कैसे शुरू हुआ, पत्नी किस प्रकार परेशान करती थी, अलग रहने की जिद करती, चरित्र पर लांछन लगाती, घर का कोई काम नहीं करती, आत्महत्या करने की धमकी देती, माँ बाप से अलग रहने की जिद करती और मजबूर करती। ये क्या है, हर शादी टूटने में क्या है, इतने पॉइंट्स मेन होते ही होते हैं। जब क्या है, पत्नी गलत हो, भाई इतने ही रीजन हो सकते हैं पत्नी के अलग होने के। यदि पति सही हो तो बात कर रहा हूं मैं, अब पति मारपीट करता है तो फिर अलग ही बात हो गई। लेकिन यदि पति सही है और पत्नी गलत है तो पत्नी के पास क्या है, इतने पॉइंट में से एक ना एक पॉइंट कहीं का फंस ही जाएगा। तो इस प्रकार पति क्या है, अपने वकील साहब को पूरी घटना बताता है। इस प्रकार पूरी घटना के बारे में पति अपने अधिवक्ता को बताता है। इस पर से अधिवक्ता महोदय धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आवेदन पत्र तैयार करते हैं। अब आवेदन पत्र तैयार करने से पहले एडवोकेट साहब क्या पति से डॉक्यूमेंट मांगते हैं कि भाई इतने इतने डॉक्यूमेंट लेके आओ, उस हिसाब से मैं आपका आवेदन तैयार करूंगा। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या रहे, वो डॉक्यूमेंट्स ये रहे। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम का केस दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, शादी का कार्ड, शादी के फोटोग्राफ जिसमें पति पत्नी साथ में हो। अब यदि पत्नी नौकरी करती है तो उसकी आय या सैलरी स्लिप, यदि नहीं है तो आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत निकलवा सकते हैं। जहां पत्नी नौकरी करती है वहां आरटीआई लगा सकते हैं। यदि पत्नी के नाम पर जमीन है और वो खेतीबाड़ी करती है उस जमीन पर, या फिर वो जमीन क्या है कौली पर दी हुई है, कौली पर देना अर्थात किसी और को दे दी और उससे क्या है किराया ले लेना फसल बोने का, उसे कौली कहा जाता है। तो इस प्रकार की कोई जमीन है पत्नी के पास तो उस जमीन की खसरा या किस्तबंदी की सर्टिफाइड कॉपी आप लोक सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय से निकलवा सकते हैं। फिफ्थ है कोई फोटोग्राफ्स या वीडियो जिसमें पत्नी पति या पति के घर वालों को प्रताड़ित कर रही हो या ब्लैकमेल कर रही हो। भाई कई लोग क्या है वीडियो बना लेते हैं चुपचाप से अपनी पत्नी का, जब वो टॉर्चर करती है कि साले तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, अब देख कैसे तेरा जीना हराम करती हूं मैं, पूरे परिवार को फंसाऊंगी, जेल के चक्कर न कटवा दिए तो मेरा नाम बदल देना, और धमकियां दे रही हैं ऐसी हो इस प्रकार की। तो इस प्रकार कोई वीडियो है या कोई फोटोग्राफ है तो आप वो भी निकलवा लीजिएगा, बहुत काम पड़ेगा आपके। और सिक्स्थ है जो हमने शिकायत की थी ऊपर पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में, उस शिकायत की सर्टिफाइड कॉपी। और यदि आपके पास पत्नी का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड है तो उसका, यदि बच्चे हों तो उनका भी। इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और ये डॉक्यूमेंट लेके आप जाएंगे फिर अपने वकील साहब के पास। ये सभी दस्तावेज मिल जाने के बाद पति के एडवोकेट धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत आवेदन तैयार करते हैं। अब यहां से हमारे आवेदन की ड्राफ्टिंग तैयार होती है। मन में आ रहा होगा छोटे छोटे 10 रुपए के नोट क्यों लगे हैं, तो ये 10 रुपए के नोट नहीं है, ये कहलाती है कोर्ट फीस। जब भी आप कोई आवेदन कोर्ट में पेश करते हैं या कोई सिविल सूट पेश करते हैं तो उसके लिए आपको क्या है कोर्ट फीस देनी पड़ती है। यदि कोर्ट फीस नहीं देंगे तो आपका केस चल ही नहीं पाएगा। तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो भी केस पेश किए जाते हैं कोर्ट में या दर्ज किए जाते हैं उनमें हमारे मध्य प्रदेश में निश्चित न्याय शुल्क है 80 रुपए, 80 रुपीज। इसीलिए हमने एक कोर्ट फीस की 10-10 वाले स्टाम्प या टिकट भी कह सकते हैं लगा दिए हैं यहाँ पे 8, टोटल 8 हो गए 80 रुपए। तो ये हमने फिल कर दी कोर्ट फी। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए बता रहा हूं मैं, आप अपने स्टेट में चेक कर लीजिएगा कि आपके स्टेट में कितनी कोर्ट फीस लगती है। आपके पास 20 वाले स्टाम्प हो अर्थात टिकट हो तो आप 20 वाली 4 टिकट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एक 40 वाली भी आती है, ये 40 वाली 2 मत लगाइएगा गलती से भी, क्योंकि ये क्या है वकीलों की टिकट कहलाती है। इसे मेमो टिकट या वकालतनामा टिकट कहते हैं। ये सिर्फ वकालतनामा और मेमो के लिए यूज की जाती है। तो 40 वाली टिकट या स्टाम्प कभी यूज मत कीजिएगा। 20 वाले कर सकते हैं, 10 वाले कर सकते हैं, 5 वाले भी कर सकते हैं। तो ये हमने कोर्ट फीस फिल कर दी है यहाँ पे। अब कोर्ट का नाम आ जाएगा न्यायालय श्रीमान प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय भोपाल मध्य प्रदेश। अपने शहर का नाम लिख दीजिएगा, स्टेट। ये हो गया याचक अर्थात आवेदक, पीड़ित पति जिसकी पत्नी छोड़ के भाग गई है और इसने केस कर दिया इसके ऊपर 498 ए के 125 में भरण पोषण मांग रही है। धारा 12 डीवी एक्ट का भी कर दिया है केस। अब इस बेचारे के पास ऑप्शन बचा है धारा 9 अकेला। तो ये आ गया जिला न्यायाधीश की कोर्ट में। इसका नाम है अनिमेश, ये पिता का नाम हो गया, ये हो गया इसका एड्रेस। ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूं, ऐसा कोई व्यक्ति इस एड्रेस पर नहीं रहता है, ना ही ये व्यक्ति कोई अस्तित्व में है। ड्राफ्टिंग समझाने के लिए यहां पे नाम लिख दिए गए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ना इसका केस चल रहा है, नहीं तो पता चला आप ढूंढने चले जाओ इसको। तो ये हो गया याचक। याचक कह लें अर्थात जो याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इसको ही आवेदक कहा जाता है। तो आप आवेदक भी कह सकते हैं।
विरुद्ध में हो गई क्या है, पत्नी। पत्नी का नाम है आराध्या। यह हो गई अनावेदिका या प्रत्यर्थी कह सकते हैं। इस पत्नी ने इस पति का क्या जीना आराम करके रखा है, तो पति आ गया कोर्ट। प्रस्तुत दिनांक का जाएगा जिस दिन आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं इसे। अब आ गया हमारा टाइटल, आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम वास्ते दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना वावत। याचक अर्थात आवेदक अनिमेष की ओर से निम्न निवेदन है। अब यहां से हमारी ड्राफ्टिंग शुरू होगी। इसमें हम एक स्टोरी लेकर चल रहे हैं कि आमतौर पर एक क्या है, धारा 9 के केस में पति की ओर से जो आवेदन लगाया जाता है उसमें कहानी कैसे चलती है। स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को लेंगे हम। स्टार्टिंग कहां से होती है, हमेशा शादी से होती है। यह कि याचक और अनावेदिका का विवाह दिनांक 11/12/2020 को वृंदावन गार्डन भोपाल में हिंदू रीति रिवाज से 7 भावर पढ़कर अर्थात 7 फेरे पढ़कर दहेज की किसी मांग के बगैर संपन्न हुआ था। मैं यहां पे डायरेक्ट रीड कर रहा हूं, कुछ पॉइंट होंगे तो आपको समझा दिया करूंगा बीच बीच में, वरना इजी वर्ड्स में स्टोरी चल रही है हमारी, आप आसानी से समझ सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे चलेगी। उक्त विवाह के पूर्व, विवाह के समय और विवाह के बाद भी वर पक्ष अर्थात दूल्हे पक्ष पति के द्वारा दहेज के संबंध में कोई मांग नहीं की गई थी। उक्त विवाह में वधु पक्ष द्वारा भेंट स्वरूप जो कुछ भी सामान दिया गया था वह अपनी मन मर्जी से एवं बगैर किसी मांग के और अपनी शान बनाने के लिए दिया गया था। उक्त अधिनियम के तहत उक्त विवाह का पंजीकरण नहीं कराया गया था। तो स्टार्टिंग हमारी डेट से हो गई। अब आपकी शादी किस विधि से हुई थी आपको यह बताना मैंडेटरी है कि भाई मुस्लिम विधि से हुई थी, क्रिश्चियन विधि से हुई थी, किस विधि से हुई थी। तो एक सड़ी सी लाइन में आपका केस खारिज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सिर्फ इतनी लाइन में कि आपने ये नहीं बताया कि किस विधि से आपकी शादी हुई थी। और इसी पैरा में आप दहेज की बात भी करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, कहीं भी दहेज शब्द मेंशन मत करिएगा गलती से भी। कोई न्यायाधीश महोदय ऐसे बैठे हो जिनका मूड खराब हो तो आपके ऊपर ही कार्रवाई कर देंगे यदि आप दहेज शब्द लेकर आ गए। तो हमने दहेज शब्द सिर्फ एक लाइन में यूज किया है यह बताने के लिए कि जो शादी हुई थी उसमें दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। जो भी सामान भेंट में अर्थात गिफ्ट के रूप में दिया गया था वह लड़की वालों ने अपनी साइड से दिया था, अपनी मर्जी से दिया था। हमने कुछ नहीं मांगा, एक थैली, एक रुपया नहीं मांगा उनसे हमने। इन लोगों ने अपने मन से दे दिया गिफ्ट के रूप में अपनी शान बनाने के लिए कि यार हमने इतना सामान दिया है, हमने 4 व्हील दी है, हमने इतना फर्नीचर दिया है। तो इन लोगों ने क्या अपनी शान बनाने के लिए दे दिया। फिर शादी का पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन हुआ था कि नहीं ये भी बताना पड़ेगा आपको। अब आता है सेकंड पॉइंट कि आप कौन सी विधि से शासित होते हैं, कोर्ट आपके ऊपर कौन सी विधि लगा दे। यह कि उक्त विवाह के अनुष्ठापन के समय याचक अर्थात आवेदक एवं अनावेदिका हिंदू थे एवं वर्तमान में भी हिंदू हैं और हिंदू विधि से शासित हैं। भाई आपको कोर्ट को यह बताना ही पड़ेगा कि आप किस कानून से शासित होते हैं। तो आप हिंदू हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे कि हम हिंदू थे और हिंदू विधि से ही शासित होते हैं। अच्छा, हिंदू धर्म में भी 4 शाखाएं हैं जिनसे हिंदू क्या है शासित होते हैं। इसके बारे में मैं बता दूंगा। जैसे हम जो मध्य भारत में हैं, जैसे मध्य प्रदेश में, तो हम लोग क्या है हिंदू की मिताक्षरा शाखा बनारस से शासित होते हैं। जो बनारस की शाखा है मिताक्षरा कानून की, तो मध्य भारत के लोग क्या है उससे शासित होते हैं। इसी प्रकार पूरे भारत में क्या है 4 शाखाएं हैं। इसके बारे में कभी वीडियो बनाऊंगा तो बता दूंगा मैं आपको। तो आपको वो भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप मिताक्षरा कानून की किस शाखा से कौन सी विधि से शासित होते हैं। भाई कोर्ट आपके ऊपर कौन सी विधि लगा दे, हिंदू विधि लगा दे, मुस्लिम विधि लगा दे, क्योंकि मुस्लिमों के लिए धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम नहीं है। यह बात ध्यान रखिएगा। उसका नाम ही है एक्ट का हिंदू विवाह अधिनियम। तो मुस्लिम धर्म के लोग क्या है धारा 9 के अंतर्गत नहीं दे सकते यह आवेदन, और देंगे भी तो फिर धारा 9 मेंशन नहीं कर सकते उसमें। वो जैसे हमने टाइटल दिया था कि आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम वास्ते दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। तो फिर मुस्लिम लोग जो टाइटल देंगे उसमें धारा 9 मेंशन नहीं कर सकते। उनको मेंशन करना पड़ेगा कि आवेदन पत्र वास्ते दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। फिर धारा 9 उसमें कहीं नहीं लिखाएगा। थर्ड, यह कि उक्त विवाह के अनुष्ठापन के दिनांक से उभय पक्ष अर्थात पति पत्नी, आवेदक अनावेदिका दोनों पक्ष भोपाल में पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहे और सहवास किया। वर्तमान में अनावेदिका अपने पिता के पास अपने मायके रामेश्वरम कॉलोनी भोपाल में निवासरत है। करंट में पत्नी कहां रह रही है यह बताना पड़ेगा आपको। यह कि उक्त पक्षकारों के उक्त विवाह से एक संतान अर्थात पुत्र विवान उम्र 2 वर्ष का जन्म दिनांक 29/11/2021 को सरकारी अस्पताल भोपाल में हुआ था। उक्त संतान वर्तमान में अनावेदिका के पास है। 4th पैरा में आप यह बताएंगे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है तो आप ऐसा लिखेंगे, और यदि नहीं हुआ है तो आप लिखेंगे उक्त पक्षकारों के उक्त विवाह से
या जोजियस से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है, और हुआ है तो आप ऐसा लिख देंगे। अब आती है हमारी मेन स्टोरी, यहां से चालू होती है विवाद की स्थिति। यह कि अनावेदिका ने अपने आप को याचक अर्थात आवेदक के साहचर्य से किसी युक्त प्रति हेतु के बिना प्रत्याहृत कर लिया है। यह लाइन लिखना मैंडेटरी है, क्योंकि सेक्शन की लैंग्वेज कैसे आप इसमें डालेंगे आवेदन में, तो यह लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन की लैंग्वेज आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लाइन से ही हमारी कहानी चालू होगी, जिसका विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11/12/2020 को विवाह के बाद अनावेदिका जब अपनी ससुराल फॉर्चून हेरिटेज कॉलोनी आई तो वह याचक से कहने लगी कि वह अपने माता पिता से अलग रहे एवं अपनी अलग गृहस्थी बनाए, तो ही वह याचक अर्थात पति के साथ आगे जीवन निर्वाह कर पाएगी। तब याचक ने अनावेदिका को समझाया कि वह अपने माता पिता का एक ही पुत्र है और वह अपने वृद्ध व बीमार रहने वाले माता पिता का परित्याग नहीं कर सकता। याचक की एक बहन आकांक्षा है, जो याचक व उसके माता पिता से अलग अपने पति के साथ निवास करती है। उसका याचक के घर में कोई दखल नहीं है। अब हमने यहाँ पे बहन को इन्वॉल्व क्यों कर लिया, ये पति की बहन, क्योंकि पत्नी जो है इसने क्या है हमारी शिकायत की थी थाने में दहेज प्रताड़ना की। अब बहन तो क्या है अपने पति के पास उसकी ससुराल में रह रही है, ये पत्नी ने बेफालतू उसको लपेटे में ले लिया और इसकी शिकायत भी कर दी कि मेरी ननंद अर्थात जो आकांक्षा है इसकी दखलंदाजी रहती है, ये भी टॉर्चर करती है कि दहेज में कुछ लेके नहीं आई, भूखे नंगों की लड़की आ गई, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। FIR में इनने ऐसा बोला है, इसलिए हमने बहन को यहां पे इन्वॉल्व कर लिया है बताने के लिए कोर्ट को कि बहन का कोई लेना ना देना, घर में सिर्फ 4 लोग हैं इसको मिला के, पत्नी को मिला के, माता पिता, पति और ये पत्नी। बहन की भी कोई दखलंदाजी नहीं है, फिर भी ये पत्नी क्या है घर में रहने को तैयार नहीं है। रीजन हमने लिख दिया है क्यों नहीं है तैयार, अलग घर बनाने को बोल रही है, माता पिता से अलग रहो, ऐसा टॉर्चर कर रही है। तो याचक ने अर्थात आवेदक ने अनावेदिका को इस संबंध में कई बार समझाइश दी, लेकिन अनावेदिका इस संबंध में नाखुश ही रही और सहमत नहीं हुई। इसी दौरान अनावेदिका गर्भवती हो गई और अनावेदिका एवं उसकी मां कहने लगे कि अनावेदिका का प्रसव मायके में कराएंगे, और डिलीवरी अर्थात प्रसव होने के करीब 3 माह पूर्व अनावेदिका का भाई एवं माता अनावेदिका को मायके में ले गए। मतलब कि जो प्रसव का 9 महीने का समय है उसके 3 महीने पहले 6वें महीने में ये क्या मायके लेके चले गए लड़की को अर्थात पत्नी को। इस दौरान याचक एवं उसकी मां अनावेदिका के मायके आते जाते रहे और अनावेदिका के स्वास्थ्य आदि के बारे में देखरेख एवं मदद करते रहे। भाई नॉर्मली क्या हर घर में ये होता है, जब भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो कुछ महीने बाद क्या है उसे मायके ले जाते हैं। जिनके साथ वो बचपन से रही है उनके साथ रहेगी इस टाइम पर, तो क्या है मूड थोड़ा अच्छा रहेगा, हंसी खुशी का माहौल रहेगा, पहले से क्या है नियम चलता आ रहा है, तो इसलिए क्या है भेज दिया उसको मायके। पति और उसकी मां क्या है बीच बीच में पत्नी से क्या है उसके मायके मिलने जाते रहते थे और उसका स्वास्थ्य उसकी देखरेख कुछ चाहिए हो तो उसके बारे में भी क्या है पूछते रहते थे। अब डिलीवरी के पहले दिनांक 1/11/2021 को अनावेदिका अर्थात पत्नी के दोनों भाई पति के घर अर्थात याचक के घर आए और विवाह में याचक को भेंट स्वरूप की गई हुंडई कंपनी की क्रेटा कार जबरन छुड़ा कर ले गए। मतलब जो लड़की वालों ने क्या है कार गिफ्ट की थी छुड़ा के ले गए वापस डिलीवरी के पहले। 6 यह कि दिनांक 29/11/2021 को पुत्र रत्न की प्राप्ति होने के काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब अनावेदिका ससुराल आने के लिए तैयार नहीं हुई तो दिनांक 7/2/2023 को याचक एवं उसकी माता अनावेदिका को लेवाने उसके घर मायके गए। 11वें महीने की 1 तारीख को क्या है गाड़ी छुड़ाकर ले गए पति से जो इनने शादी में दी थी एज अ गिफ्ट। अब 29 तारीख में क्या है पुत्र रत्न अर्थात लड़का हो जाता है। तो 11वां महीना चल रहा है 29 तारीख, फिर दिसंबर जनवरी 2 महीने हो गए, पत्नी आने को तैयार नहीं हुई, बच्चा भी हो गया। तो 7 तारीख को क्या है पति और उसकी माता उसके मायके गए पत्नी के, तो अनावेदिका उसकी माता एवं भाइयों ने अनावेदिका को ससुराल भेजने से मना कर दिया और कहने लगे कि याचक जब तक अलग मकान नहीं लेता और अपने माँ बाप से अलग नहीं होता तब तक अनावेदिका ससुराल नहीं जाएगी। और इस बात को लेकर झगड़ा विवाद एवं मारपीट याचक एवं उसकी मां के साथ करने लगे। मतलब पत्नी के दोनों भाइयों ने क्या है सुटाई लगा दी पति और उसकी मां की, जिससे याचक एवं उसकी मां को चोट आई। उक्त घटना की शिकायत पुलिस थाना बाग मुगलिया भोपाल में उसी समय कर दी गई थी। याचक की शिकायत अर्थात पति की शिकायत पर से अनावेदिका की मां एवं दोनों भाइयों के विरुद्ध NCR क्रमांक 470/2023 दिनांक 7/2/2023 अंतर्गत धारा 323, 506, 34 भारतीय दंड संहिता का अपराध दर्ज कर याचक को न्यायालय जाने की सलाह दी गई। मतलब पत्नी को लेने चले गए तो इस पे से क्या है पत्नी की मां एवं दोनों भाइयों ने क्या है इनकी कुटाई कर दी।
तो भागते भागते फिर थाने पहुंचे, वहां जाके इन्होंने शिकायत कर दी। अब यहां से हमारा डिफेंस चालू होता है। ये डिफेंस क्या है, आपको भरण पोषण 125 में भी काम पड़ेगा और 498 दहेज प्रताड़ना के केस में भी काम पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब पत्नी 125 के तहत भरण पोषण का केस दर्ज कर देती है और उसका आप जो जवाब देते हैं, तो आपके उस जवाब में और आप जो डिफेंस यहां पे ले रहे हैं, अपना बचाव ले रहे हैं, वो दोनों एक से होने चाहिए। आपने वहां पे कोई अलग स्टोरी बता दी 125 में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और जिला न्यायाधीश की कोर्ट में आप अलग स्टोरी बता रहे हैं, तो आप दोनों साइड से जाएंगे। क्योंकि यदि कोई होशियार वकील हुआ तो आप ये जो पेश कर रहे हैं ना आवेदन, इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर देगा और वहां से सर्टिफाइड कॉपी आपके जवाब की निकलवा के यहां पेश कर देगा कि साहब देख लो, अलग अलग बातें करते हैं, ये तो पूरे झूठ हैं, घर भर झूठा है इनका, तो पत्नी सही है। तो आपके कभी दो डिफेंस नहीं होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। एक डिफेंस पे कायम रखिएगा, जो बातें आप नीचे बोलते हैं वही बातें आपको दूसरी कोर्ट में बोलनी है। तो हमने ये जवाब क्या है, नीचे की कोर्ट में दिया था, यही डिफेंस हमने वहां पे लिया था कि हमने शिकायत जो की थी इनकी मारपीट के ऊपर से, इसी शिकायत से चिढ़कर इसने पत्नी ने क्या है, पुलिस थाना भोपाल में दहेज की मांग करने, मारपीट करने, गाली गलौज करने तथा परित्यक्त कर प्रताड़ित करने बाबत झूठी शिकायत की है। हमारी शिकायत क्या है, 7 तारीख की है और पत्नी की शिकायत क्या है, 9 तारीख की है दहेज प्रताड़ना की। तो इस पत्नी ने छेड़कर क्या है, झूठी शिकायत की है, जिस पर से पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में प्रकरण क्रमांक 74/2023 पंजीबद्ध किया गया। इसके अलावा याचक द्वारा भी 15/3/2023 को पुलिस परिवार परामर्श केंद्र नर्मदापुरम रोड भोपाल में भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर परामर्श प्रकरण क्रमांक 47/2023 पंजीबद्ध किया गया था। मतलब एक शिकायत पत्नी ने कर दी परामर्श केंद्र में कि दहेज की मांग करते हैं, मारपीट करते हैं, फिर पति ने भी क्या एक शिकायत कर दी कि साथ रहने को तैयार नहीं है, डिलीवरी के 3 महीने पहले से गई है, अभी तक नहीं आई है और झूठा दहेज प्रताड़ना का केस लगा रही है हमारे ऊपर। तो पुलिस वहां पे समझाती है दोनों को और फिर क्या है, वहां पर समझौता हो जाता है दोनों के बीच में। और पत्नी अर्थात अनावेदी का क्या है, ससुराल में रहने व चलने की बात होने से दोनों प्रकरण समाप्त कर दिए गए। एक तो पत्नी का केस और एक पति का केस, दोनों में राजीनामा हो गया, तैयार हो गया रहने के लिए, परिवार परामर्श केंद्र में समझाइश दी गई। अब सहमति किस बात पे से हुई थी कि अलग रहेंगे भैया। अनावेदिका की अलग रहने की शर्त के कारण याचक अर्थात पति ने मकान नंबर 47 निखिल होम्स भोपाल में श्री कैलाश महेश्वरी का मकान किराए से लिया। याचक बीमा एजेंट है और उसकी आय अधिक नहीं है, इसलिए याचक ने 2 कमरे और किचन का मकान अपनी हैसियत के अनुसार लिया। उक्त मकान ज्यादा बड़ा न होने से याचक विवाह में भेंट स्वरूप मिला पूरा सामान अपने पिता के घर से नहीं ला पाया। मतलब इन लोगों ने शादी में जो सामान दिया था, अब अलग मकान ले लिया तो मकान क्या है, छोटा था, 2 BHK का, तो बन नहीं पाया उसमें सामान। तो कुछ सामान क्या है अपने पिता के पास छोड़ के आ गया वो। तो इसी बात को लेकर अनावेदिका क्या झगड़ा विवाद करने लगी और कहने लगी कि याचक की कमाई में दम नहीं है और नाकारा और नामर्द है, इसलिए वे याचक के साथ नहीं रह सकती। याचक अच्छी कमाई करे और ऐशो आराम की जिंदगी जिए, तभी वह याचक के साथ रहेगी। दिनांक 5/7/2023 को अनावेदिका ने याचक से इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा फसाद किया तथा अपने माँ और भाइयों को बुलाया और अनावेदिका अर्थात पत्नी अपने पुत्र विवान को साथ लेकर अपनी माँ व भाइयों के साथ मायके चली गई। तो कॉज ऑफ एक्शन कब स्टार्ट हो गया फाइनली, 5/7/2023 को। यह कि उक्तानुसार दिनांक 5/7/2023 ने आराध्या अर्थात पत्नी ने जानबूझकर याचक का परित्याग कर उसके दाम्पत्य अधिकारों का हनन वे वजह की जिद करके कर रखा है और याचक को दाम्पत्य सुख से एवं पुत्र के वात्सल्य सुख से वंचित कर रखा है। दिनांक 5/7/2023 के बाद दिनांक 10/10/2023 को याचक अनावेदिका को लेवाने उसके मायके गया, तो अनावेदिका एवं उसके परिजन ने याचक के साथ रहने और दाम्पत्य संबंध का निर्वहन करने से स्पष्ट मना कर दिया एवं याचक द्वारा अपनी पत्नी व पुत्र को दिए गए फल फूल मिठाई एवं कपड़े फेंक दिए। साथ ही याचक को परिवार सहित दहेज प्रताड़ना के झूठे केस में फंसाने और तलाक लेने की धमकी दी और याचक को भगा दिया। भले ही आप ना गए हों, लेकिन मेंशन जरूर कीजिएगा कि भैया हमने फिर से प्रयास किया। एक तो इनके यहाँ जाओ तो दोनों भाई और इनकी माँ कुटाई पिटाई कर देते हैं हमारी लठ उठा के, फिर भी हम जाते हैं रिश्ते को बचाने के लिए। कपड़े फल और मिठाई लेके गए थे, इनने वो भी फेंक दिए, धमकी और दे रहा है केसों में फंसा देंगे। तो ये सिंपैथी क्या है, हमेशा चलती रहनी चाहिए कि पति के साइड से हर प्रयास किया जा रहा है, पत्नी ही नहीं मान रही है। अब वो जब FIR वो चालान पेश करेंगे आप, जो आपने शिकायत की थी जब इनने पहली बार मारा था आपको, और घर के सामने जाके आप फोटोग्राफ ले लीजिएगा कि हम गए थे। जैसे 10 तारीख में पति गया था, 10/10/2023 में, तो इसके मायके जाके एक फोटो लेके आ गया, साहब हम तो गए थे, इतना कुटने पिटने के बाद भी जा रहे हैं हम तो
तो कोर्ट को क्या लगता है भाई, सिंपैथी तो आती है कि यार पति तो प्रयास कर रहा है, ये पत्नी में कहीं ना कहीं खोट है। तो बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। तो उक्तानुसार अनावेदिका क्या है, याचक के साथ रहने एवं ससुराल आने को तैयार नहीं हुई। इसके अलावा अनावेदिका ने याचक एवं उसके मां और बहन के विरुद्ध घरेलू हिंसा एवं भरण पोषण बाबत एक झूठा प्रकरण MJCR क्रमांक 447/2023 न्यायालय श्रीमान कार्तिकेय शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें पेशी दिनांक 14/3/2024 को नियत की गई है। मतलब जो पत्नी है, इनने क्या झूठा केस दर्ज कर दिया घरेलू हिंसा का मां और बहन के ऊपर, उसमें पेशी 14 मार्च की लगी है। तथापि याचक की मां एवं बहन का अनावेदिका से कोई लेना या देना नहीं है, उसके बाद भी उन्हें उक्त प्रकरण में झूठा आलिप्त किया गया है। ये हमारा ऊपर का डिफेंस पर जागृत हो गया। यहाँ पर हमने ऊपर का डिफेंस लिया था कि भाई राजीनामा हुआ था, अलग रहने की बात पर ही हुआ था कि अलग घर ले लेंगे। अब जब अलग घर में रह रहे हैं अलग घर लेकर, तो फिर मां और बहन कैसे इसके ऊपर घरेलू हिंसा कर सकती हैं? हद की बात है, समझ से परे है ये बात। तो कोर्ट ये बातें भी देखेगी कि भाई जब बंदा अलग रह रहा है पत्नी को लेकर, इसकी बहन अलग अपने ससुराल में रह रही है अपने पति के पास, माँ बाप इसके अलग रह रहे हैं, ये किराए के मकान में रह रहा है, तो इतने षड्यंत्र कर रही है पत्नी हमारे ऊपर। इसलिए ऐसी स्थिति में याचक अर्थात पति विवश होकर न्याय प्राप्ति हेतु यह याचिका प्रस्तुत करता है। अब लिखना है कि कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ, वाद कारण कब उत्पन्न हुआ। यह कि इस याचिका को प्रस्तुत करने का वाद कारण दिनांक 5/7/2023 को भोपाल में पहली बार तब उत्पन्न हुआ जब अनावेदिका ने याचक के साथ दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करने और उसके साथ रहने से मना कर दिया एवं अपने मायके आकर रहने लगी, तथा दिनांक 10/10/2023 को अनावेदिका द्वारा दाम्पत्य संबंध का निर्वहन करने से मना करते हुए याचक को तलाक लेने की धमकी देने के बाद वाद कारण पुष्ट होकर निरंतर है। तो मतलब तब से कंटिन्यू चला आ रहा है ये वाद कारण। 5/7/23 को स्टार्ट हुआ, इसकी पुष्टि कब हो गई? 10/10/2023 को, जब इसने धमकी दे दी कि तेरे साथ नहीं रहूंगी और तलाक ले लूंगी तेरे से। 9th, यह कि याचिका अनावेदिका के साथ दुर्वी संधि करके उपस्थापित नहीं की गई है। मतलब पति पत्नी के बीच कोई साठगांठ तो नहीं है, मतलब किस चीज से इनको फायदा पहुंच रहा हो, तो ऐसी कोई इनने कोई डील तो नहीं कर ली है उसके बाद ये याचिका प्रस्तुत की हो। तो नहीं भैया, ऐसी कोई दुर्वी संधि नहीं है हमारे बीच में, परेशान है इसलिए कोर्ट आए। यह कि ये याचिका संस्थित करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलंब ना होकर अविलंब प्रस्तुत है। वैसे तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब पत्नी छोड़ के भाग जाए आप केस दायर कर सकते हैं, बशर्ते कि तलाक ना हुआ हो। जब भी पत्नी अलग रह रही हो मायके में और ये भरण पोषण और दहेज प्रताड़ना के केस कर दे, तब आप केस लगा सकते हैं। यह कि इस याचिका में वर्णित अनुतोष अनुदत्त न करने के लिए कोई वैध आधार नहीं है। मतलब जो रिलीफ हमने मांगी है, ऐसा कोई भी आधार नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है कि वो रिलीफ हमको ना दी जाए। अब अगले पैरा में आपको यह बताना है कि आपने और कहीं तो ऐसी कार्रवाई नहीं की है कि पत्नी दूसरे शहर में रह रही हो तो उसने वहां केस लगा दिया हो, या फिर आपने किसी दूसरे शहर के किसी और कोर्ट में लगा दिया हो केस, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो यह भी बताना पड़ेगा आपको। यह कि याचक को प्राप्त जानकारी के अनुसार याचिका के पक्षकारों के बीच विवाह होने से लेकर अब तक इस प्रकार की कोई याचिका अथवा इस संबंध में कोई कार्रवाई इस माननीय न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है। अब आता है क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन, कि भाई कहां कहां आप केस लगा सकते हैं। यह कि इस याचिका के पक्षकारों के विवाह का अनुष्ठापन वृंदावन गार्डन भोपाल में हुआ था और अनावेदिका इस याचिका को प्रस्तुत किए जाते समय भोपाल में रह रही है। उक्त विवाह अनुष्ठापन के बाद विवाह के पक्षकारों ने अंतिम बार एक साथ भोपाल में निवास किया, जो इस माननीय न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता में स्थित है। इसलिए इस याचिका के न्यायिक निराकरण की सभी प्रकार की वैधानिक क्षेत्राधिकारिताएं इस माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। भाई सवाल यह आता है कि आप केस कहां कहां लगा सकते हैं। पहला तो आप वहां लगा सकते हैं जहां पे आपने शादी की थी, दूसरा आप वहां केस लगा सकते हैं जहां आप आखिरी बार साथ साथ रहे, तीसरी जगह आप कहां लगा सकते हैं जहां पत्नी रह रही है, और चौथी जगह आप कहां लगा सकते हैं जहां पति रह रहा है। लेकिन दोनों क्या है, अपनी सहूलियत के हिसाब से लगाते हैं। परेशान करने में थोड़ा स्वाद तो है। पति क्या है अपने शहर में लगा देगा, यदि पत्नी बाहर की होगी तो पत्नी क्या है अपने शहर में लगा देगी। आ बेटा अगली पेची पे अब तू आ 150-200 किलोमीटर से चलते चलते। तो जब क्या है पति पत्नी की लड़ाई होती तो एक दूसरे को परेशान करने में अलग ही मिठास भरा आनंद आता है, तो अपने अपने शहरों में लगाते हैं वो। तो अब जो दस्तावेज हमने ऊपर इकट्ठे किए थे वो दस्तावेज हम प्रस्तुत करेंगे। तो इस याचिका के समर्थन में दस्तावेज सूची आ अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत हैं एवं अन्य दस्तावेज आवश्यकता अनुसार सूची ब अनुसार बाद में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। मतलब कि अब जरूरत पड़ेगी या कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो उसको प्रस्तुत करने का हम अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं, इसलिए हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं कि बाद में सूची बा भी हम पेश कर सकते हैं। अब जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको सूची आ में पेश कर दे रहे हैं।
एक दस्तावेज सूची होती है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करेंगे तो इस सूची में उसकी डिटेल फिल करेंगे। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, किस डेट को जारी हुआ था, तो ये डिटेल क्या है इस सूची में भरी जाती हैं। फिर ही आप उसके दस्तावेज को कोर्ट में पेश करेंगे। अब आती है कोर्ट फीस, जो कि हम ऊपर लगा चुके हैं स्टाम्प अर्थात टिकट के रूप में। इस याचिका के साथ वैधानिक न्याय शुल्क 80 रुपए संलग्न कर याचिका प्रस्तुत है। और यह याचिका क्या है, 2 प्रतियों में मैं शपथ पत्र के नियमानुसार प्रस्तुत की जा रही है। 2 प्रतियों में अर्थात ये हो गई जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये हो गई क्या, ओरिजिनल कॉपी कोर्ट की, और एक कॉपी देंगे आप सामने वाले एडवोकेट के लिए जब वो कोर्ट में हाजिर हो जाएगा, या फिर तलवाना के साथ देंगे, नोटिस के साथ पत्नी को मिल जाएगा। यह आवेदन पूरा का पूरा। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हेतु में याचक के पक्ष में और अनावेदिका के विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के निर्णय एवं डिक्री प्रदान की जाने की कृपा करें। स्थान, दिनांक और यहाँ पे साइन, और बीच में जाएंगे एडवोकेट के साइन। और जैसे आप किसी दावे का सत्यापन करते हैं वैसे इसका भी सत्यापन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि हिंदू मैरिज एक्ट के केस क्या है, सिविल प्रकृति के होते हैं। तो ये आवेदन भी क्या है, एक प्रकार से वाद पत्र ही समझ सकते हैं आप, तो इसका भी आपको सत्यापन करना पड़ेगा। तो सत्यापन कर देंगे आप इसका कि मैं अनिमेष इस याचिका की कंडी का 1 से अंत तक के संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान और मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार सही है और मेरे विधिक सलाहकार की राय से भी सत्य व सही है। इस सत्यापन पर मैंने आज दिनांक को भोपाल में हस्ताक्षर किए। इसके साथ एक फॉर्मल एफिडेविट और देना पड़ेगा आपको। वो एफिडेविट ये रहा कि धारा 9 का एक आवेदन प्रस्तुत किया है मैंने, उसको पढ़कर समझ लिया है। उसमें जो भी बातें लिखी हैं बिल्कुल सही हैं और उन बातों के सत्य होने के समर्थन में ही मैं शपथ पत्र घोषित कर रहा हूं। तो ये शपथ पत्र एक फॉर्मल एफिडेविट है, ये आपको देना ही पड़ेगा। इस धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की याचिका अर्थात आवेदन के साथ ही एक दूसरा शपथ पत्र और भी देना होता है। इस शपथ पत्र में पति को अपनी आय, व्यय, संपत्ति, देनदारियां, जमीन, अपनी संतानों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होता है। अर्थात पति नौकरी या व्यवसाय करता है या नहीं, यदि करता है तो उसकी आय क्या है, पति के पास कोई जमीन है या नहीं, पति के पास कितनी संपत्ति है, म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट आदि के बारे में इस शपथ पत्र में बताना होता है। यदि पति इस शपथ पत्र में कोई गलत या झूठी जानकारी देता है और कोर्ट को यह पता चल जाता है तो कोर्ट पति के ऊपर धारा 191, 193, 199 और धारा 209 भारतीय दंड संहिता की कार्रवाई कर सकती है, जिसमें पति को 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रजनेश वर्सेस नेहा क्रिमिनल अपील नंबर 730 ऑफ 2020 द्वारा दिया गया है। मतलब आपने जो आवेदन प्रस्तुत किया है धारा 9 का, उसके साथ आपने एक शपथ पत्र भी दिया था, मैंने बताया था, लेकिन आपको एक शपथ पत्र और देना पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि दूसरा शपथ पत्र आप जो देंगे इसमें इन डिटेल्स को आपको सही सही फिल करना पड़ेगा। यदि गलत जानकारी दे दी तो 7 साल के लिए जाएंगे आप अंदर, क्योंकि झूठे केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं आजकल। अपनी संपत्ति को छुपाया जाता है, स्पेशली क्या है, पत्नी जॉब भी कर रही हो ना तो भी भरण पोषण मांग लेती है वो, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को क्या है गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। तो पत्नी को भी ये एफिडेविट भर के देना पड़ेगा, और यदि पत्नी झूठ बोलती है तो उसके ऊपर भी यही कार्रवाई होगी, 7 साल की जेल और जुर्माने की सजा। ये रहा वो एफिडेविट। शपथ पत्र को भरना कैसे है अर्थात फिल कैसे करना है, ये मैं ऑलरेडी जब ये वीडियो बनाया था इसमें बता चुका हूं, तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। इसमें डिटेल में बताया मैंने कि इसको आप फिल कैसे करेंगे, क्या डिटेल भरेंगे इसमें, तो आप चेक कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की याचिका, दोनों शपथ पत्र और सूची सहित दस्तावेज तैयार हो जाने के बाद उन्हें जिला न्यायाधीश की कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। कोर्ट आवेदन, शपथ पत्र और सभी दस्तावेजों को चेक करती है। इसके बाद केस को RCSHMA रेगुलर सिविल सूट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दर्ज करके केस नंबर जारी किया जाता है। केस दर्ज हो जाने के बाद और केस नंबर मिल जाने के बाद 3 दिन के अंदर तलवाना अर्थात प्रोसेस फी फॉर्म देना होता है। तलवाना देना एक प्रक्रिया है जिससे कि कोर्ट पत्नी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन्स अर्थात नोटिस जारी कर सके। तो जैसे ही केस नंबर मिल जाएगा आपको, आप तुरंत कोर्ट में 3 दिन के अंदर तलवाना दे देंगे। तलवाना कैसा होता है आइए देख लेते हैं। ये रहा तलवाना, कोर्ट का नाम आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा। इसमें 5 रुपए की कोर्ट फीस लगती है, 5 रुपए की टिकट के रूप में या स्टाम्प के रूप में, तो ये आपको लगानी पड़ेगी। जब आप ये तलवाना देंगे तभी कोर्ट क्या है इस पत्नी को नोटिस जारी करेगी। तो अनावेदिका के विरुद्ध निम्न पते पर नोटिस जारी किए जाने हेतु 5 रुपए न्याय शुल्क अर्थात कोर्ट फीस संलग्न है और पत्नी का एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये तलवाना लेके जाएंगे आप जिला न्यायाधीश के सिविल लीडर के पास, जिसके पास क्या है सिविल केस रहते हैं। सिविल लीडर क्या है इसको मार्क कर देंगे और फिर आप इसको लेके जाएंगे कोर्ट के ऑफिस में।
आदेश 5 नियम 2 सिविल प्रक्रिया अर्थात व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत नियम यह है कि इस तलवाने के साथ धारा 9 के आवेदन पत्र की एक कॉपी भी साथ में देनी होती है। मतलब ये तलवाना जो आप देंगे नोटिस जारी करने के लिए पत्नी को, इसके साथ हमने जो आवेदन बनाया था उसकी कॉपी भी देनी पड़ेगी आपको। तो उस लिफाफे में नोटिस के साथ क्या है, ये आवेदन भी जाएगा, क्योंकि आदेश 5 नियम 2 सिविल प्रोसीजर कोड में स्पष्ट लिखा है तलवाना न देने की स्थिति में केस खारिज किया जा सकता है। यह बात ध्यान रखिएगा। यदि आप तलवाना नहीं देंगे तो कोर्ट किसके ऊपर सुनवाई कर देगी, किसको कोर्ट में खड़ा कर देगी? तलवाना देंगे तभी तो नोटिस जारी होगा। जब कोर्ट में तलवाना दे दिया जाता है तो कोर्ट पत्नी को सम्मन्स नोटिस जारी करती है। इस समझ में यह लिखा होता है कि पत्नी अर्थात अनावेदिका के विरुद्ध पति ने केस दायर किया है। अगली पेशी को पत्नी कोर्ट में हाजिर हो और अपनी पैरवी करे, नहीं तो पत्नी के विरुद्ध एक पक्षी अर्थात एक्स पार्टी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही आप तलवाना दे देंगे कोर्ट क्या है, ये नोटिस निकाल देगी। सबब बताने के लिए नोटिस, कोर्ट का नाम आ जाएगा, पक्षकारों के नाम आ जाएंगे, केस नंबर लिखा रहेगा और फिर लिखा रहेगा इसलिए तुम्हें नोटिस दिया जाता है कि तुम खुद या मार्फत किसी वकील के, जैसे मुकदमे के हाल अच्छी तरह समझा दिया गया हो, इस तारीख को दिन में 11 बजे इस अदालत में हाजिर होकर दरखास्त के खिलाफ सबब बतलाओ, नहीं तो उसकी तुम्हारी गैर हाजिरी में सुनवाई होकर फैसला किया जाएगा। ये गैर हाजिरी में सुनवाई होकर फैसला किया जाएगा अर्थात एक पक्षीय एक्स पार्टी कर दिया जाएगा। यदि इस तारीख को पत्नी कोर्ट में इतने बजे हाजिर नहीं हुई तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। फिर सिर्फ पति को सुना जाएगा, उसकी गवाही ले ली जाएगी। तो ऐसा नोटिस क्या है, कोर्ट निकाल देगी तलवाना देने के बाद। अब ये नोटिस जाएगा क्या है, पत्नी के पास। यदि नोटिस मिलने के बाद पत्नी कोर्ट में हाजिर नहीं होती तो पत्नी के विरुद्ध कोर्ट एक पक्षीय कार्रवाई करती है और पति के आवेदन और दस्तावेजों के आधार पर तथा पति की गवाही लेकर कोर्ट एक पक्षीय निर्णय और डिक्री पारित कर देती है। लेकिन यदि पत्नी नोटिस मिलने के बाद पेशी के दिन कोर्ट में हाजिर हो जाती है तो पत्नी को पत्नी द्वारा लगाए गए आवेदन और दस्तावेजों की एक कॉपी दी जाती है। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था कि तलवाना के साथ ही आपको कॉपी देनी है आवेदन की। तो एक ऑप्शन आपके पास ये भी है कि जिस दिन पत्नी नोटिस मिलने के बाद पहली पेशी पर कोर्ट में हाजिर होगी उस दिन आप उसे आवेदन की कॉपी देंगे और जो भी डॉक्यूमेंट आपने पेश किए हैं, ऊपर हमने लिस्ट देखी थी कितने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो उनकी कॉपी भी आपको पत्नी के वकील को देनी पड़ेगी। ये आवेदन की कॉपी आपको तभी देनी है यदि तलवाना के साथ नहीं दी है कॉपी, तब हाजिर होने के समय देनी पड़ेगी। फिर पत्नी को पति के द्वारा धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम के आवेदन का लिखित रूप से जवाब देना होता है। जैसे आपने आवेदन लगाया था आपके वकील साहब ने, वैसे ही पत्नी के वकील साहब क्या है फिर उसका जवाब देंगे लिखित रूप से। इस जवाब में पत्नी पति के सारे इल्जामों को अस्वीकार करती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पत्नी के अधिवक्ता धारा 9 का जो लिखित जवाब पेश करेंगे उसके साथ ही एक आवेदन और पेश किया जाएगा। वह आवेदन होगा धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम का। धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम में बताया गया है कि केस चलने के दौरान पत्नी पति से भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय के लिए पैसे लेने की अधिकारी होगी। तो यह बात ध्यान रखिएगा, स्पेशली पति के लिए है। यदि पति के पास पैसे हैं तो ही वो ये केस लगाए, नहीं तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में तो दे ही रहा है 125 में खर्चा हर महीने, यहां पे खर्चा और बांध दिया जाएगा क्योंकि धारा 24 सामने खड़ी हो जाएगी आकर। इसमें स्पष्ट लिखा है कि केस चलते रहने के दौरान पत्नी क्या है पति से भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय के लिए पैसे लेने की अधिकारी होगी। तो धारा 9 का जो जवाब पेश करेंगे पत्नी के एडवोकेट, एक आवेदन और लगा देंगे उसके साथ साथ कि ये पति से हर महीने का खर्चा दिलवाया जाए हमको कोर्ट आने जाने का, और वकील की फीस भी क्या है पति ही देगा, पत्नी के वकील की फीस, कार्रवाइयों का व्यय का पैसा स्पष्ट लिखा है। तो पति के पास पैसे हों तो ही वो केस लगाए। यदि आप हर महीने पैसे नहीं दोगे तो धारा 24 के तहत तो कोर्ट द्वारा पति को अपनी प्रतिरक्षा करने का अवसर समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात प्रतिरक्षा से तात्पर्य यह है कि फिर वहां पर ना तो पति को अपनी गवाही देने का अवसर दिया जाएगा और यदि वो कोई आवेदन पेश करना चाहता है तो उसका अवसर भी समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि एक बात और है कि आप यहां पर क्या है 2 जगह भरण पोषण देने लगेंगे, एक तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में और एक ये जिला न्यायाधीश की कोर्ट में। लेकिन आप जो यहाँ पे पैसा देंगे जिला न्यायाधीश की कोर्ट में, ये पैसा क्या है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में क्या है मुजरा हो जाएगा, अर्थात समायोजित हो जाएगा। जो पैसा आपने ऊपर दे दिया है फिर आपको नीचे नहीं देना, ये पैसा नीचे वाली मजिस्ट्रेट की कोर्ट के भरण पोषण के आदेश में जुड़ जाएगा। सवाल ये उठता है कि कोर्ट मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना भरण पोषण पत्नी को देने के आदेश कर सकती है पति को, अर्थात जो मैक्सिमम भरण पोषण होगा अधिक से अधिक वह कितना होगा।
तो स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो भी केस दर्ज किए जाते हैं वे क्या है, सिविल प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार के केस में कोर्ट जो भरण पोषण बांध सकती है उसके लिए प्रक्रिया भी क्या अपनाएगी, व्यवहार प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड की। तो सिविल प्रोसीजर कोड में हमको एक सेक्शन देखने के लिए मिलता है, वह सेक्शन है सेक्शन 60 धारा 60, जो कि बात करती है कुर्की के बारे में। धारा 60 वह संपत्ति जो डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकेगी, क्योंकि भरण पोषण के केस में जो आदेश होता है वह क्या है, सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर होता है। इसलिए मैं आपको धारा 60 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के बारे में बता रहा हूं। तो धारा 60 में भी हमें दो नियम देखने के लिए मिलते हैं। पहला है झ कि भरण पोषण की डिक्री से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में वेतन के प्रथम 1000 रुपए, बाकी का 2/3। और इसी प्रकार हमको एक और नियम देखने के लिए मिलता है, वह है झा और का, कि भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन में वेतन का 1/3। जैसे मान लीजिए पति का वेतन अर्थात सैलरी है 1 लाख रुपए, तो कोर्ट उसमें मैक्सिमम भरण पोषण जो है वह 1/3 1/3 ही दिलवा सकती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का 1/3 कितना हो गया, मेरे ख्याल से 33,000 रुपए या 34,000 रुपए हो गया। तो इतना ही भरण पोषण पति के वेतन से दिलवाया जा सकता है पत्नी को, इससे अधिक नहीं दिलवाया जा सकता। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट। 1970 का यह जजमेंट है डॉक्टर कुलभूषण कुमार वर्सेस श्रीमती राजकुमारी एंड अनदर। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि भरण पोषण की जो मैक्सिमम राशि होगी वो 25% से अधिक नहीं होगी पति की सैलरी से। अर्थात पति 1 लाख रुपए कमाता है तो पत्नी को 1 लाख रुपए में से सिर्फ 25,000 रुपए का भरण पोषण ही दिलवाया जा सकता है, इससे अधिक का नहीं। और इसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिपीट किया है 2017 में। केस का नाम है कल्याण डे चौधरी वर्सेस रीता डे चौधरी। इस केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को रिपीट किया है कि पत्नी को जो भरण पोषण बांधा जा सकता है वह पति की सैलरी से 25% अधिक नहीं होगा। और एक बात बता दूं, यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट में कोई बात कह दी तो सभी निचली कोर्ट पर वह बंधनकारी हो जाता है। सभी लोअर कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स को उस बात को मानना पड़ता है। वैसे तो हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात मानती हैं। और 2023 में कई हाई कोर्ट्स ने इस जजमेंट को फॉलो करते हुए कई जजमेंट दिए हैं और यही बात कही है कि 25% से अधिक पति की सैलरी से भरण पोषण नहीं दिलवाया जा सकता। तो आपके पास पैसे हों तो ही आप केस लगाएं। वकील को भी फीस देनी पड़ेगी, ड्राफ्टिंग के, कोर्ट फीस के, दुनिया भर के खर्चे रहते हैं कोर्ट कचहरी में। और पत्नी आएगी तो अलग से खर्चे मांगेगी। अब इसका तोड़ क्या है, आइए आगे देख लेते हैं। तो पत्नी आवेदन लगाएगी तो फिर आप इसका जवाब देंगे, एक्चुअली आपके एडवोकेट इसका जवाब देंगे कि धारा 24 के तहत पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारी क्यों नहीं है। आप उसमें बताएंगे कि पत्नी कमाती है, इसके पास जमीन है, उससे उसको आय होती है, इसलिए मासिक खर्चे की अधिकारी नहीं है भरण पोषण की। फिर इसके ऊपर क्या है, आर्ग्यूमेंट होंगे, बहस होगी वकीलों के बीच में। जब इसका जवाब दे देंगे आप तब कोर्ट फिर पहले पत्नी की ओर से पेश किया गया धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम के आवेदन पर विचार करके उसमें केस चलते रहने के दौरान हर महीने पत्नी को भरण पोषण देने का आदेश पति को देगी। यदि पति इन पैसों को देने से बचना चाहता है तो उसके पास एकमात्र रास्ता यही है कि पति कोर्ट में सिद्ध कर दे कि पत्नी नौकरी या व्यवसाय करती है और उसे मासिक भरण पोषण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि पति यह साबित नहीं कर पाता तो कोर्ट पति की आय के हिसाब से हर महीने भरण पोषण राशि पत्नी को देने का आदेश कर देगी। इसीलिए हमने ऊपर दस्तावेज जो पेश करने हैं उसमें मैंने बताया था कि पत्नी कोई जॉब करती है तो उसकी सैलरी स्लिप निकलवा लीजिए या फिर उसके ऑफिस से आरटीआई लगा के ये पता कर लीजिए कि इसकी सैलरी कितनी है यदि जॉब करती है तो। यदि कोई जमीन है तो वो लगा दीजिए उसके खसरा किस्तबंदी, उससे आपको इसमें फायदा मिलेगा। यदि पत्नी कमाती है तो फिर भरण पोषण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या या तो कम खर्चा बांधेगी या फिर धारा 24 का आवेदन जो पत्नी ने लगाया है उसे खारिज कर देगी। तो पति फिर क्या है, बच सकता है। इसके बाद केस में कार्यवाही आगे बढ़ती है। केस में आगे बढ़ते हुए कोर्ट गवाही के लिए दिन नियत करती है। गवाही अर्थात मुख्य परीक्षण और प्रति परीक्षण। यह गवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 से लेकर 161 के अनुसार होती है। पहले पति की गवाही होती है। इसमें पहले पति का मुख्य परीक्षण एग्जामिनेशन इन चीफ पति के एडवोकेट द्वारा किया जाता है।
इसमें पति पूरी घटना बताता है, जैसे आपने आवेदन में बताई थी वही घटना आप गवाही में बताएंगे। मुख्य परीक्षण हो जाने के बाद पति के इल्जामों को झूठा साबित करने के लिए पत्नी के एडवोकेट पति से सवाल करते हैं। इसे पति परीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। पति की गवाही हो जाने के बाद फिर पत्नी की गवाही होती है और पत्नी का भी मुख्य परीक्षण और पति परीक्षण इसी प्रकार होता है। इस गवाही में जो पक्ष एक दूसरे के बयानों को गलत साबित कर दे, जैसे बयानों में मतभेद होना, एक दूसरे के साथ रहने का कारण न बता पाना, या पति अपने आवेदन और पत्नी ने जो उसका जवाब दिया है उनसे हटके गवाही देना, या बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताना, या बातों को छुपाना आदि, या फिर ऐसे तथ्य जिससे यह सिद्ध हो सके कि पति या पत्नी के अवैध संबंध हैं आदि, जो पक्ष गवाही में इन बातों को सामने ले आए उसके पक्ष में केस मजबूत हो जाता है। पति या पत्नी के पास एक दूसरे के खिलाफ कोई सबूत हो, जैसे सीसीटीवी या मोबाइल वीडियो या फोटोग्राफ्स, तो इनको भी वह एक दूसरे के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसके लिए धारा 65B रूल 4 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र देना होता है। प्रमाण पत्र बनाकर ऐसे सीसीटीवी या मोबाइल वीडियो या फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश कर सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या होता है? किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइस से निकाली गई कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट, कुछ भी हो, यदि कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकाला गया है तो उसे आप कोर्ट में डायरेक्ट पेश नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या है, प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, सर्टिफिकेट। ये प्रमाण पत्र कौन बना के देता है? जिससे कंप्यूटर या मोबाइल से आपने वो निकाला है। यदि आप आपके मोबाइल से ही दे रहे हैं तो आप खुद ही वो सर्टिफिकेट बनाकर कोर्ट में पेश करेंगे कि मैंने अपने मोबाइल से फोटोग्राफ्स पेश किए हैं, उनमें कोई काट छाट नहीं की गई है, कोई एडिटिंग नहीं की गई है, जैसे थे मैंने वैसे ही कोर्ट में पेश कर रहा हूं पेन ड्राइव में डालकर, और बिल्कुल सत्य और सही है, कोई छेड़खानी नहीं हुई है इनसे। यदि आप कोई कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, उससे डलवाते हैं, तो फिर आपको उस दुकान वाले से सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना पड़ेगा। दुकान वाला लिख के देगा कि जैसे मोबाइल से मैंने निकाले थे वैसे के वैसे मैं पेन ड्राइव में डाल के दे रहा हूं, इनमें कोई काट छाट एडिटिंग नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको क्या है, 65B4 का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं कि जो नया कानून आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसमें क्या है, सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा आपको। आपके पास कोई वीडियो, कोई रिकॉर्डिंग या कोई डॉक्यूमेंट है तो आप डायरेक्ट उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन नया कानून क्या है, 1 जुलाई से लागू होगा, जब तक तो आपको काम चलाना पड़ेगा सर्टिफिकेट के द्वारा ही। साक्ष्य अधिनियम की धारा 152 के तहत पति के लिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पति पत्नी के चरित्र पर इल्जाम लगा रहा है, जैसे कि पत्नी चरित्रहीन है, मुंह काला करती है, पराय मर्द से अवैध संबंध है, इस प्रकार के इल्जाम यदि पति पत्नी पर लगाता है तो पति के पास इस बात के पुख्ता सबूत होने चाहिए, नहीं तो पति के विरुद्ध स्त्री के ऊपर लांछन लगाने, शाब्दिक लज्जा भंग करने या न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के आदि के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। गवाही हो जाने के बाद कोर्ट दोनों पक्ष के एडवोकेट्स को अंतिम तर्क अर्थात फाइनल आर्ग्यूमेंट करने के लिए एक पेशी तय करती है। उस दिन पति व पत्नी के अधिवक्ता अपने अपने पक्ष को मजबूती से न्यायाधीश के सामने रखते हैं और तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट भी पेश करते हैं। इसके बाद केस में प्रदर्शित सभी दस्तावेजों, दोनों पक्षों की गवाही और पेश किए गए जजमेंट को देखते हुए कोर्ट या तो पत्नी को आदेश करती है कि वह अपने पति के साथ रहे, या फिर पति का केस खारिज कर देती है। चूंकि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत केस सिविल प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनमें भी निर्णय के साथ साथ डिक्री प्रदान की जाती है। अब यदि पति के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित हो जाते हैं और पत्नी फिर भी पति के साथ जाकर ससुराल में नहीं रहती, तो पति के पास 2 तरीके हैं राहत पाने के लिए। पहला तो यह कि वह आदेश 21 नियम 11 का उपनियम 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत डिक्री के निष्पादन हेतु उसी न्यायालय में नया केस दर्ज कर दे, जिससे कोर्ट पत्नी को समझाए कि पति के साथ रहे। लेकिन उस केस में भी कोर्ट सिर्फ पत्नी को समझा सकती है, पत्नी को मजबूर नहीं कर सकती पति के साथ रहने के लिए। भाई स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो कोर्ट क्या है, किसी को जबरन या मजबूर करके, लठ मार के, डंडे चला के जबरदस्ती नहीं बोल सकती कि भैया उसके साथ रहो, जाके नहीं रहना तो नहीं रहना, बात खत्म। तो फिर ऐसी स्थिति में फिर पति के पास अंतिम उपाय यह है कि जिस दिन डिक्री और निर्णय पारित किए गए थे उस दिन से लेकर 1 साल का इंतजार कर हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक का केस दायर कर तलाक ले सकता है, क्योंकि धारा 13 की उपधारा 1A के नियम 1 व 2 हिंदू विवाह अधिनियम में 1 वर्ष के इंतजार के बाद ही तलाक लेने का उपबंध है। मतलब यदि आप ये धारा 9 का केस जीत जाते हैं आखिरी में,
तो जिस दिन निर्णय और डिक्री पारित किए गए थे उस दिन से लेकर आपको 1 साल का इंतजार करना है। उसके बाद आप क्या है, धारा 13 के तहत तलाक का केस दायर कर सकते हैं। अब ये 1 वर्ष का इंतजार क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कानून में ही लिखा है, आप कानून से हटके नहीं चल सकते। यदि आप 1 वर्ष के पहले लगा देंगे तो कोर्ट आपका केस खारिज कर देगी। तो आइए देख लेते हैं नियम क्या है। धारा 13(1) का हिंदू विवाह अधिनियम। विवाह का कोई भी पक्षकार विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए इस आधार पर भी अर्जी उपस्थापित कर सकता है। मतलब कि विवाह का कोई भी पक्षकार अर्थात पति हो या पत्नी हो, इस अधिनियम के बनने के पहले या बाद में, मतलब जब जो कानून बना था विवाह उसके पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, विवाह विच्छेद करने की डिक्री के लिए आवेदन कर सकेगा। इन आधारों पर भी पहला आधार क्या है कि ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे न्यायिक पृथक्करण की डिक्री के कारण के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच सहवास का कोई पुनरारंभ नहीं हुआ हो। अर्थात पति पत्नी हैं, विवाह के पक्षकार पति पत्नी, 1 वर्ष हो गया हो या उससे ऊपर हो गया हो, उन पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध न बने हो, सेक्स ना हुआ हो, सहवास ना हुआ हो, तो इस आधार पर भी पति या पत्नी तलाक ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कौन कहता है पति के पक्ष में कानून नहीं बने? 1 साल तक हाथ ना लगाने दे पत्नी। लेकिन ये 1 साल की कालावधि तभी गिनी जाएगी जब कोई कानूनी कार्यवाही डिक्री पारित की गई हो अलग रहने की, तभी आप ये केस लगा सकते हैं कि 1 साल तक पत्नी ने हाथ नहीं लगाने दिया है, अब तलाक चाहिए मुझे, नया घर बसाऊंगा। और दूसरा हमारे फेवर का जो इस केस से संबंधित है कि ऐसी कार्रवाई में पारित जिसके उस विवाह के पक्षकार थे दाम्पत्याधिकार के प्रस्थापन की डिक्री के पश्चात 1 वर्ष या उससे ऊपर की कालावधि भर उन पक्षकारों के बीच दाम्पत्य अधिकारों का कोई प्रत्यास्थापन नहीं हुआ हो। यह केस हमने लगाया है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए, मतलब हमारे वैवाहिक संबंध जो है पति पत्नी के वो फिर से जोड़े जाएं। अब पति के पक्ष में क्या है, डिक्री पारित कर दी गई है और पत्नी को आदेशित कर दिया गया है कि पति के साथ रह जाकर, और पत्नी क्या है उसके बाद भी 1 साल तक नहीं आती पति के पास रहने के लिए। अब नहीं आएगी तो उन पक्षकारों के बीच क्या है, पुनर्स्थापना नए संबंधों की हो ही नहीं पाएगी। तो उन पक्षकारों के बीच क्या है, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना अर्थात नए संबंध फिर से बन ही नहीं पाएंगे यदि पत्नी नहीं आती है। तो जिस दिन डिक्री पारित हुई 1 वर्ष का इंतजार करिए और तलाक का केस दायर कर दीजिए और फिर आप तलाक ले सकते हैं और फिर दूसरी शादी करिए, खुश रहिए। और एक नियम यह भी है CRPC 125 में आपको देखने को मिलेगा कि यदि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो वह भरण पोषण पाने की कोई अधिकारी नहीं है। तो जैसे ही जिला न्यायाधीश द्वारा पति के पक्ष में निर्णय और डिक्री पारित कर दिए जाते हैं और पत्नी को आदेशित किया जाता है कि पति के साथ जाकर रहो, और पत्नी फिर भी जाकर नहीं रहती, तो आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इस जजमेंट और डिक्री की सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के पेश कर देंगे कि देख लो साहब, जिला न्यायाधीश महोदय ने साथ रहने के लिए कहा है, इसको फिर भी नहीं रह रही है, और 125 CRPC में स्पष्ट लिखा है कि यदि बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है तो भरण पोषण पाने की कोई अधिकारी नहीं होगी। क्योंकि 125 जो भरण पोषण का केस है उस सेक्शन 125 के सब सेक्शन 5 में स्पष्ट लिखा है कि यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है तो भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए हम धारा 9 का केस लगाते हैं जिससे यह सिद्ध कर सकें कि पत्नी क्या है, बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश कर दीजिएगा और बताइएगा कि ऊपर की कोर्ट से आदेश कर दिया गया है कि पत्नी साथ आकर रहे, फिर भी पत्नी बिना किसी उचित कारण के अलग रह रही है, इसलिए भरण पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। तो मजिस्ट्रेट फिर वहां पर भरण पोषण का आदेश रद्द भी कर सकते हैं। इसीलिए हम धारा 9 का केस लगाते हैं। और ये धारा 9 के केस में जो गवाही होगी उस गवाही की सर्टिफाइड कॉपी भी आप निकलवा के, यदि आपके पक्ष में पत्नी कुछ बोल गई हो गलती से, आपके वकील साहब ने ऐसा क्रॉस प्रति परीक्षण किया हो, तो उस क्रॉस की सर्टिफाइड कॉपी भी आप क्या है निकलवा के 498A के केस में पेश कर दीजिएगा, जिससे यह सिद्ध होगा कि पत्नी झूठ बोल रही है, झूठे इल्जाम लगाए हैं आपके ऊपर। तो यह रही धारा 9 के केस की संपूर्ण प्रक्रिया। नोट, यदि पति या पत्नी में से कोई चाहे तो अपनी सुविधा के अनुसार केस को अपने शहर में ट्रांसफर भी करवा सकता है। मान लीजिए पति भोपाल में रह रहा है, पत्नी रह रही है ग्वालियर में या इंदौर में, तो दोनों अपनी सुविधा के हिसाब से केस ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। जैसे पति को हर पेशी ग्वालियर जाना पड़ता है
तो पति कोई ऐसा सॉलिड रीजन बता के कोर्ट से केस को अपने शहर भोपाल में ट्रांसफर करवा सकता है। कि मान लीजिए माँ बाप की गंभीर तबीयत रहती है, वृद्ध हैं, बीमार हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, या पति को कोई गंभीर बीमारी है, वो नहीं आ सकता इतनी दूर, इसलिए केस को उसके शहर में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब ये ट्रांसफर कैसे होता है ये अगले वीडियो में बता दूंगा मैं, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो ये थी पूरी प्रक्रिया। हो वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसकी पीडीएफ आज से 2 दिन बाद टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट भी करिएगा, पूरी हेल्प करूंगा आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डेमोले आप सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।